हम लोग कल पढ़ रहे थे, धातु अधातु से रिलेटेड चीजों को पढ़ा था, जिसमें खनिज, अयस्क, अयस्कों के नाम सूत्र लिखा दिया गया। फिर उसके बाद हमने गैंग लिखाया। गैंग किसे कहते हैं? जो खनिज एवं अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती है, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर, उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अशुद्धियां होती हैं जिनको कितना हो गर्म किया जाए गलने वाली नहीं होती है, उनको अगलनीय अशुद्धियां कहते हैं। तो अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अल्लाह, गालक का। इसका इस्तेमाल किया जाता है, गालक। अब गालक किसे कहते हैं? कल हमने इसको बताया था कि लिखवा भी दिया है। गालक किसे कहते हैं? परिभाषा हो गई है, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी खनिज या अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को क्या कर देते हैं? गला देते हैं। उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। और गालक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। किसके प्रकृति के आधार पर गालक का दो भागों में बांटा गया था? गालक को किसके प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया था? अशुद्धियों के गुणों के आधार पर। खनिज या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गुणों के आधार पर गालक को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग। एक बार दिखा दो तो, देखे तो लिखवा दिया सही का। देखें, हमें लग रहा है कि छूटा हुआ। हाँ ठीक है। उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर इसको दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। एक हमने बांटा था अम्लीय गालक, हमें कंफ्यूजन था कि ये बचा हुआ है, अम्लीय गालक। और दूसरा था कौन सा? क्षारीय गालक। ये भैया बातें नहीं, ध्यान से देखो। अब अम्लीय गालक किसे कहेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे, चलो समझते हैं। ये मान लेते हैं भट्ठी है जिसमें गलाया जा रहा है खनिज अयस्क को। अरे बनाएंगे भट्ठी, घबराओ नहीं, बनाई जाएगी ईटा वाली, कैसी कैसी सब भट्टियां बनाएंगे, समझ दिखाएंगे। ये जो भट्ठी है इसमें गलाया जा रहा है धातु को, नीचे से आग दी जा रही है, गर्म किया जा रहा है, गलाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अशुद्धियां हैं जो गलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और इन अशुद्धियों की जो प्रकृति है वह कैसी है लल्ला? क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय गुण वाले अशुद्धियां हैं। अशुद्धि यहां पे लिख दें, अशुद्धि क्षारीय है। और जब क्षारीय अशुद्धि है, क्या लिखा रहा है सुबह से जी? अशुद्धियां जब क्षारीय है तो इसका साफ साफ मतलब है इसमें जो गालक प्रयोग करेंगे जस्ट उसका उल्टा। अगर क्षार में हम क्षार डाल देंगे, अगर अम्लीय अशुद्धि हो, अगर उसमें अम्ल डाल देंगे, क्षारीय अशुद्धि अगर क्षार डाल देंगे तो वो भी नहीं गलाएगा कभी। दाल नहीं गल रही, उसमें दालें डालो, क्या गल जाएगी? और नहीं गलेगी। उसके विपरीत कुछ हमें डालना पड़ेगा, तो कहा जाएगा अम्लीय गालक का उपयोग, परिभाषा सुनो ध्यान से, अम्लीय गालक का उपयोग अयस्क से अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय करते हैं जब अशुद्धियों की प्रकृति कैसी हो? क्षारीय हो। पूरी परिभाषा यहीं पर घूम रही है इर्द गिर्द इसी के। फिर से रिपीट करते हैं, अम्लीय गालक का उपयोग अयस्क से अशुद्धियों को गलाने, अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय करते हैं जब अशुद्धियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अम्लीय गालक के रूप में हम SiO2 और CaO का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। मामला समझ में आया? चलो लिखा जा, परिभाषा लिखते हैं। देखो हेडिंग पहली अम्लीय गालक वाली हेडिंग है, अम्लीय गालक। मौसम बहुत खराब हो गया किसानों के लिए जी। किसान साल भर मेहनत करता है बेचारा, और ये आते हैं एक दिन भिगो को डूबो को चले जाते हैं। है? अरे वही ना दिक्कत है। धान के समय में यही हालत हुआ। धान के समय में पूरा किसान काट कर फैलाया था सूखने के लिए, ये आकर रात में बरस को उसको तैरा दिए। आगे पीछे से मतलब ये बहुत मौसम बड़ी गड़बड़ हो चुका है। चलो लिखो, देखा जाए क्या होता है। लिखो अम्लीय गालक का उपयोग, अम्लीय गालक का उपयोग, अम्लीय गालक का उपयोग अयस्क से, अम्लीय गालक का उपयोग अयस्क से, अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए, अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए
अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय किया जाता है अम्लीय गालक का उपयोग अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय किया जाता है जब अशुद्धियों की प्रकृति क्षारीय हो। जब अशुद्धियों की प्रकृति क्षारीय हो। जब अशुद्धियों की प्रकृति क्षारीय हो गया। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके अम्लीय गालक के रूप में अम्लीय गालक के रूप में SiO2 अम्लीय गालक के रूप में SiO2 तथा CaO का प्रयोग करते हैं। अम्लीय गालक के रूप में SiO2 तथा CaO का प्रयोग करते हैं। मामला समझ में आ गया? चलो जी आगे पढ़ते समझते हैं। क्षारीय गालक किसे कहते हैं? क्षारीय गालक किसे कहा जाएगा? परिभाषा एकदम नॉर्मल सी है लल्ला, इसकी भी सेम उसी पर है। अब क्या कह देंगे? अब अशुद्धि की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। कैसे? क्षार के लिए कौन सी हो जाएगी? अम्लीय ना, उल्टा अम्लीय। तो क्या कहेंगे परिभाषा? गौर से सुनना समझना बच्चा। कहेंगे क्षारीय गालक का उपयोग अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय करते हैं जब अशुद्धियों की प्रकृति कैसी हो? अम्लीय हो। और क्षारीय गालक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं CaCO3 और MgCO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? बहुत कम इनका देखने में, ज्यादातर इन्हीं का उपयोग देखने को मिलता है। जो शुद्धियां होती है मैक्सिमम अम्लीय यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें हम अम्लीय गालक का उपयोग मैक्सिमम करते हैं। कुछ ही एक का दुक्का निकल जाती है शुद्धियां जिसमें हम क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलो जी लिखा जाए। परिभाषा है, हेडिंग लिख लिए क्षारीय गालक। लिखो क्षारीय गालक का उपयोग क्षारीय गालक का उपयोग क्षारीय गालक का उपयोग अयस्क से क्षारीय गालक का उपयोग अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए क्षारीय गालक का उपयोग अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए उस समय किया जाता है उस समय किया जाता है उस समय किया जाता है जब अशुद्धियों की प्रकृति अम्लीय हो। जब अशुद्धियों की प्रकृति अम्लीय हो। जब अशुद्धियों की प्रकृति कैसी हो? अम्लीय हो गया बच्चा? अगली उसी में लिखा जाएगा, लाइन चेंज करके पैराग्राफ। क्षारीय गालक के रूप में क्षारीय गालक के रूप में CaCO3 तथा MgCO3 का उपयोग किया जाता है। क्षारीय गालक के रूप में CaCO3 तथा MgCO3 का प्रयोग किया जाता है। चलो जी सुनो ध्यान से। अब इतनी बातें समझ में आई? किसी को संदेह है इस टॉपिक में यहां से यहां तक? अम्लीय और क्षारीय गालक में बताओ जी लड़के पीछे बैठे हुए, क्लियर है ना? जब अशुद्धि क्षारीय रहेगी तब अम्लीय गालक डालेंगे, और जब अशुद्धि कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगी तो क्षारीय गालक डालेंगे गलाने के लिए। ठीक है? उल्टा मैक्सिमम जो इस्तेमाल किए जाते हैं अम्लीय गालक, क्योंकि अशुद्धियां मैक्सिमम क्षारीय हमको मिलती हैं। अब एक बात समझना भैया, कल हमने गैंग शब्द लिखाया था, याद होगा? गैंग या अधात्रिक।
तो हमने क्या कहा था कि खनिज और अयस्क में जो धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर उपस्थित होते हैं, आदि अशुद्धियां, उसको क्या कहते हैं? गैंग या अधात्रिक कहते हैं। लेकिन अब हम गला रहे हैं, यहां पर समझो, अयस्क को भट्ठी में रखकर क्या किया जा रहा है? गलाया जा रहा है। और जब गलाएंगे तो ये जितने गैंग है क्या ठोस के रूप में बाहर निकलेंगे? किस रूप में निकलेंगे बाहर? लिक्विड के रूप में पिघल कर गलाया जा रहा है भैया, तो गलेगा ना, गैस कैसे बन जाएगा भला? वो पिघल कर बाहर निकलेगा। तो क्या जब पिघल कर अशुद्धियां, सारी अशुद्धियां पिघल कर बाहर आएंगी तो क्या उस समय भी उसको हम गैंग कहेंगे? नहीं। जब धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर अपनी मूल अवस्था में अशुद्धि के रूप में है तो उस समय उसको गैंग कहेंगे हम। लेकिन जब वो सभी एक आपस में पिघल कर मिलकर पिघल गए और पिघल कर बाहर आ रहे हैं, तब उसका नाम बदल जाएगा और उसको कहेंगे धातुमल। क्या कहेंगे हम? धातुमल। धातुमल मतलब भैया धातु की गंदगी जो पिघलने के बाद क्या होती है बात। अब देखो जैसे भैया तुमको गन्ने का भी मल मिलता है, गंदगी मिलती है, मैया जिसको लोग कहते हैं। जब गन्ने को कढ़ा पर बैठाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो देखो कि जब खौल रहा होता है तो ऊपर काफी गंदगी निकल रही होती है लिक्विड के रूप में। उसको इकट्ठा लोग करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना, अन्य कामों में लाते हैं, तो वह उस गन्ने की गंदगी है। तो वैसे ही जब धातु को पिघलाया जा, क्या चीज? हम तो मैया ने बोले भैया। खाए हो? अच्छा होगा तो लेते आना, सभी खा लेंगे। अब नहीं है, चल तब इधर आते हैं, खरीद के लेते आना। अरे जहां पर गन्ना का फैक्ट्री होगा वहां पर चले जाना। देखो भैया इधर आते हैं, गलाया गया, अशुद्धि गली, पिघल के लिक्विड में बाहर आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? धातु का मल। परिभाषा सुनो ध्यान से, कहेंगे खनिज एवं अयस्क में उपस्थित, खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उचित गालक मिलाकर गलाने के उपरांत, गालक तो डालना पड़ेगा जी, उचित गालक, अम्ली चाहे क्षारी, उचित का मतलब समझ में आ गया होगा कि उसके सिचुएशन के हिसाब से हम डालेंगे। उचित गालक मिलाने के उपरांत जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, द्रव के रूप में जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? धातु मल। या गलित अवस्था में जो अशुद्धियां प्राप्त होती है उसे धातु मल कहते हैं। देखो खनिज एवं अयस्क से, खनिज एवं अयस्क, अयस्क में ऐसे लिखना, खनिज एवं अयस्क में, खनिज एवं अयस्क में उचित गालक मिलाकर, खनिज एवं अयस्क में उचित गालक मिलाकर, उचित गालक मिलाकर गर्म करने के उपरांत, उचित गालक मिलाकर गर्म करने के उपरांत, गर्म करने के उपरांत गलित अवस्था में जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, उचित गालक मिलाकर गर्म करने के उपरांत गलित अवस्था में जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, गलित अवस्था में जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं उसे धातु मल कहते हैं, यानी धातु की गंदगी, उसे धातु मल कहते हैं। बातें समझ में आ गई जी? किसी को संदेह है? जरा बताना। हो गया? रिपीट कर देते हैं पूरे पूरे बात को। हमने कहा खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों में उचित गालक मिलाकर गर्म करने के उपरांत गलित अवस्था में जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं उनको धातु मल कहते हैं। ये भैया जो प्योर धातु अलग निकल, जैसे हमने बताया था ना वही वहां पर पूरी बात, कि जो अशुद्धि होती है वो ऊपर आती रहती है और जितने शुद्ध गन्ने का रस होता है वह कहां चला जाता है? नीचे रहता है, खोलता रहता है, अशुद्धियां सारी की सारी ऊपर झाग के रूप में आती रहती हैं। ठीक वैसी प्रक्रिया इसमें भी होती है, शुद्ध धातु नीचे चली जाती है भट्टी में और अशुद्धियां ऊपर आकर अलग से बहकर निकलती है बाहर। अभी भट्टी बनाएंगे हम लोग, भट्टी पढ़ेंगे, कौन कौन से भट्टियों से किस किस धातु का कैसे शोधन करते हो, सारी प्रक्रिया आएंगे। क्या चीज? उसमें क्या अलग? गन्ने के रस में क्या लगता है गंदगी निकालने के लिए नहीं मिलाया जाता है? ये देखो भैया, बहुत लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव में अक्सर लोग, कोई एक झाड़ी होती है
जिसको डाल देते, कोई पेड़ की पत्ती होती किसी झाड़ की, उसको डालते, खोलने पर भी निकलता है, और अशुद्धि गंदगी को पूरा साफ करने के लिए ना, पूरी उसकी गंदगी साफ करने के लिए कुछ उसमें डाला जाता है। कोई पेड़ की पत्ती वगैरह होती है जो डालते हैं, या फिर कुछ केमिकल आते हैं डाला जाता है निकालने के लिए। इधर इस्तेमाल नहीं करते, जबकि जहां पे गुड़ की फैक्ट्रियां बनती है तुमको हम वीडियो में दिखा देते हैं, ठीक है ना, वीडियो चलाएंगे लास्ट में दिखा देंगे कैसे निकाला जाता है। तो वैसे हर एक चीज में निकालने का, अशुद्धियों को निकालने के लिए डाला जाता है, तब जाकर पूरी अशुद्धि बाहर आती है। हाँ, कहीं कहीं पे बनाया जाता है तो सीधे आ जाता है, ऐसे लोग बना देते हैं नॉर्मली तरीके से। तो काला वाला जो बनता है, जो काला वाला गुड़ देखे हो ना, काला टाइप का होता है, एक तो पूरा सब व्हाइट कलर का दिखता है, तो व्हाइट कलर वाले में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं अशुद्धियों को निकालने के लिए। जिसके कारण ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो उसी पूरी अशुद्धि को निकाल देता है। जैसे केमिकल डालोगे सारे अशुद्धि छनकर बाहर आ जाएगी, और वो पूरा गुड़ सफेद सफेद पूरा दिखेगा, यानी कि ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। और तो गुड़ हमारे जो नॉर्मल बनाते हैं वो ब्लैक कलर का दिखता है, तो उस अशुद्धियों के कारण दिखता है। हमला समझ आ गया? पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है, बस खौला देते हैं तो जो अशुद्धि आ रही है बस खोलने से वही आ रही है बाहर, और गलनी नहीं बाहर निकल पा रहा है। लेकिन केमिकल डालते ही सारी अशुद्धि को ही बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, इस वजह से होता है वैसा। मामला समझ में? और भाई उसको अब कहोगे कि चीनी कैसे पूरा सफेद हो जाती है, तो चीनी की प्रोसेस अलग होती है। चलो जी, आगे पढ़ेंगे। अब एक विधि बताते हैं हम, सुनो ध्यान से। ये खनिज या अयस्क रहा पूरा, रखा पड़ा इकट्ठा, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर सब मिला पड़ा है। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु बाहर निकालनी है। तो शुद्ध धातु अब बाहर निकालने के लिए हम किसी न किसी विधि का प्रयोग करेंगे, तभी तो अयस्क से निकलेगा। ये खनिज या अयस्क है, खनिज या अयस्क, असक नहीं लिख दिया उस दिन की तरह, अयस्क है, खनिज या अयस्क है। परिभाषा सुनो ध्यान से, खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिन भौतिक और रासायनिक, देखो केवल भौतिक विधि से तो शुद्ध नहीं कर सकते जी पूरा प्योर, कुछ केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा हमें। तो जिन भौतिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं उसे हम धातु कर्म कहते हैं, यानी धातु का कर्म। फिर से रिपीट कर रहे हैं, परिभाषा ध्यान सुनना। खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस भी भौतिक और रासायनिक, क्योंकि शुद्ध धातु निकलेगी तो बीच में से कौन सी चीजों से होकर गुजरेगा? कोई भौतिक व रासायनिक विधि क्या करेंगे हम? प्रयोग करेंगे। भौतिक विधि के मतलब मनुष्यों के द्वारा जो किया जाएगा, और रासायनिक विधि मतलब कुछ केमिकल से रिएक्शन कराई जाएगी। तो जिन भौतिक और रासायनिक विधियों का हम प्रयोग करते हैं उन विधियों को हम क्या कहते हैं? धातु का कर्म कह देते हैं, यानी धातु का शोधन का कर्म। पूरा विस्तार से ऐसे कहा जाए तो होता है, लेकिन शॉर्ट में धातु कर्म कह देते हैं। मामला समझ में आया कि नहीं आया? परिभाषा लिखा जाए, लिखो। अब यहीं से शुरुआत होता तुम्हारा पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यहीं से शुरू हो रहा है। लिखो लिखो फटाफट, धातु कर्म हेडिंग है। देखो, खनिज एवं अयस्क से, खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस भौतिक एवं रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं, जिस भौतिक एवं रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं, जिस भौतिक एवं रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं उसे, उसे धातु कर्म कहते हैं, उसे धातु कर्म कहते हैं, कहते हैं उसे धातु कर्म। हो गया? खड़ी पाई, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके लिखो, खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। धातु कर्म की 5 विधियां हैं। खनिज एवं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की धातु कर्म की 5 विधियां हैं। धातु कर्म की 5 विधियां हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने की धातु कर्म की 5 विधियां हैं। उतरा दे विकास।
थोड़ा सा पकड़ लो, उतरा दो। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई जी? तो ये जो 5 विधियां, यही क्या कहलाएंगी? इस धातुओं का कर्म कहलाएंगे। जैसे नहीं कहते भैया, इस समय कोई क्या कहेगा, भैया खेत में काम लगल, खेत में काम लगा है, यानी वह खेत का कर्म है, अनाज प्राप्त करने का कर्म हो रहा है। उस खेत से शुद्ध धातु निकाल रहे हैं। शुद्ध धातु का मतलब अनाज, गेहूं निकालने का। हमारे लिए यहाँ पे जो धातु है वह वहां पर गेहूं है। समझने बात? अब जो जो कर्म कर रहे हैं, क्या क्या कर्म किया जा रहा है? पहले गेहूं को बोया गया, भौतिक विधि अपनाई गई, फिर वो सिंचाई, निराई, गुड़ाई, उसमें हमने खाद छिड़का, तो खाद कौन सी विधि हो गई? रासायनिक हो गई, उसको बढ़ाने के ग्रोथ के काम में आई। जो भी जब तक ग्रोथ किया वो सब केमिकल प्रोसेस हुआ। फिर कटाई के बाद अब दाना दाकर अलग करना, ये सारी कौन सी विधि हो गई? भौतिक। ठीक है ना? तब जाकर तो हमको गेहूं प्राप्त हुआ ना। इन सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? धातु का कर्म कहते हैं। वैसे ही खनिज और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 5 विधि का प्रयोग करते हैं। 5 विधियों का। सबसे पहली विधि होती है पीसे हुए अयस्कों का शोधन। पहले अयस्कों को बारीक पीसा जाता है, पत्थर के रूप में मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है उसको पहले बारीक हम पीसेंगे। दूसरा नंबर होता है निस्तापन। अब यहां से पेपर की बात आएगी। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ये कंफर्म है। 3 हेडिंग से कम तुमको 2 नंबर मिल जाएगा पेपर में। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन 2 नंबर का तय होता है ना। अब फिर उसके बाद होता है सांद्रित अयस्कों का शोधन, 5। ये 5 हेडिंग्स है जिसके अंतर्गत हमें हर साल इन 5 में से 2 तो आता नहीं है सिलेबस में, ये दोनों है नहीं, पहला और 5वां सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। अभी हम तुमको निस्तापन, भर्जन, प्रगलन डायरेक्ट समझाने का कितना भी प्रयास करेंगे, समझ में नहीं आएगा जब तक कि पहला नहीं समझोगे कि पीसे हुए अयस्कों के सांद्रण कैसे हुए। बिना पीसे हुए अयस्क का सांद्रण जाने निस्तापन, भर्जन समझना नामुमकिन है। तो इसलिए ये पेपर में न होने के बावजूद भी फिर भी हमें पढ़ाना है और पढ़ना पड़ेगा। और जब समय ही है तो पढ़ते सब लपेट के चलते हैं ना एक तरफ से, क्यों सिलेबस के अनुसार कि बस कूद कूद कर दिया तो ऐसे ही पढ़े जाने। तो पूरी एक प्रोसेस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। भट्ठी नहीं दी गई है तुम्हारे 10 में, लेकिन बिना भट्ठी का हम तुमको बताएं कि भर्जन प्रगलन कैसे हो रहा है, किस भट्टी के अंतर्गत में हो रहा है, तो कैसा समझोगे कि किस भट्टी में निस्तापन होता है, किस भट्टी में भर्जन होता है, किस भट्टी में प्रगलन होता है, भट्टियां क्या होती हैं। तुमसे कोई परावर्तन भट्टी के बारे में आगे चलकर पूछ दे, वात्या भट्टी क्या होती है, मफल भट्टी क्या होती है, आर्क भट्टी क्या होती है, बेसमर परावर्तक क्या होता है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पूरा सिलेबस से काट दिया। लेकिन इन्हीं विधियों के द्वारा, इन्हीं भट्टियों के द्वारा ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, तो उनको जानना जरूरी है। ठीक है ना? भले सिलेबस में रहे या न रहे, जो चीज सिलेबस में नहीं रहेगा हम उस पर स्टार बनवा देंगे कि सिलेबस में नहीं है, परीक्षा के लिए तैयार मत करना, लेकिन जानकारी के लिए रखना अनिवार्य है। ठीक है? जैसे अब धातु कर्मक के हमने बोला है 5 विधियां, लिखो कितनी विधि हमने बोला है ना, 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखो पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण। पहला नंबर है पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण। दूसरा नंबर निस्तापन। तीसरा भर्जन। चौथा प्रगलन। पांचवा सांद्रित अयस्कों का शोधन। ये 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम शुद्ध धातु क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और इन तीनों 5 विधियों को कल से हम लोग शुरू करेंगे।